जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद एनएस में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का भाग 3। तो भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स। तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो 12 से 35 तक है। अच्छा, मौलिक अधिकार जो है नेहरू जी के रिपोर्ट पर 1928 में नेहरू जी ने एक रिपोर्ट के आधार पर ही इन मौलिक अधिकारों को जो है भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया था। इन्होंने ही सबसे पहले अपनी आकांक्षा प्रकट की थी कि मौलिक अधिकार को लाया जाए। ये मौलिक अधिकार कितने होते हैं? वर्तमान में मौलिक अधिकार जो हैं 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमारे संविधान में कुल कितने अधिकार हैं? तो कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। याद रखना कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका में अमेरिका का एक बिल है जिसे हम कहते हैं अधिकार बिल। उसी के अंतर्गत ये हमारे देश में मौलिक अधिकार हमारे संविधान में लिए गए हैं। तो ये अमेरिका के किस बिल से प्रेरित है? तो अधिकार बिल से प्रेरित है हमारा मौलिक अधिकार। तो आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो है मौलिक अधिकार किसके प्रतिवाद हैं? ये न्यायपालिका के पास है। इनका संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका करती हैं। अतः ये वाद योग्य हैं। अतः इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं। इनका उल्लंघन होने पर हम न्यायालय जा सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि व्यक्ति के विकास के लिए 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 जो अधिकार आवश्यक होते हैं उसे मूल अधिकार कहते हैं। जैसे शिक्षा, आवास, चिकित्सा, सुरक्षा, भोजन और रोजगार। ये सभी चीज़ें एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। आगे अगला पॉइंट देखते हैं क्या है? मौलिक अधिकार वाद योग्य या न्याय योग्य है। इसका उल्लंघन करने पर हम क्या करते हैं? न्यायालय जा सकते हैं। अर्थात मौलिक अधिकार को लेकर न्यायालय क्या किया जाता है? न्यायालय जा सकते हैं। याद रखना, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार, किसके अनुसार? अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 256 के अनुसार उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं अनुच्छेद 32 के अनुसार, उस उच्च न्यायालय जाते हैं अनुच्छेद 226 के अनुसार। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अनुसार। अगला पॉइंट देखते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। तो सर्वोच्च न्यायालय हम किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। 26 जनवरी 1950 के समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने थे? 7 थे। अब कितने हैं? अब 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। कौन सा मौलिक अधिकार हमारा हटा दिया गया है? संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। क्योंकि संपत्ति के मौलिक अधिकार को इसलिए हटाया गया है क्योंकि अगर सरकार कोई भी कार्य करती है और किसी भी व्यक्ति की ज़मीन यदि सरकार के कार्य में बाधा डालती है और वो व्यक्ति बोलता है कि हम इसके लिए कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसीलिए उसके सरकार के द्वारा किए गए कार्य पर बाधा उत्पन्न हो रही थी, इसीलिए इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब संपत्ति के अधिकार को किस में रखा गया है? ये चीज़ हम आगे जानेंगे। तो अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहला देख लेते हैं, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक। 14 से 18 तक समता का अधिकार है। अगला है 14 से 18 तक। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। तो समता का अधिकार है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि समता का अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24 तक है। अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है? धर्म की
स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस अनुच्छेद तक है? तो ये है हमारा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं अनुच्छेद 29 से 30 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक है। अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला है छठा मौलिक अधिकार हमारा क्या है? संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो संवैधानिक उपचार है अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। अब देख लेते हैं किस मौलिक अधिकार को हटाया गया है। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। कब हटाया गया? 26 जनवरी 1950 के समय मौलिक अधिकार था। ये क्या था? 26 जनवरी 1950 के समय हमारा एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसका उल्लेख 19 किस में है? 19 के 1, 4 तथा अनुच्छेद 31 में है। इन दोनों अनुच्छेद में जो है किसका अधिकार है? संपत्ति के अधिकार था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन किस संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटाकर क्या किया गया है? आपके अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। किस में रखा गया है? अनुच्छेद 300 का में इसे रख दिया गया है। किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। अनुच्छेद 300 का में है। अब ये किस में है? अनुच्छेद 300 का में। इसी को हटाया गया है। तब अब हमारे पास मौलिक अधिकार बचे हैं 6। पहले कितने थे? 7। अब कितने हैं? 6। 19 के 4 में अर्जित संपत्ति, 19 के 6 में क्या है? सॉरी 4 नहीं है 6 है। तो 19 के 6 में अर्जित संपत्ति की चर्चा और अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा थी। तो 19 के 6 में क्या था? चर्चित संपत्ति थी और अनुच्छेद 31 में क्या था? पैतृक संपत्ति थी। पैतृक संपत्ति का मतलब होता है दादा से पिता की संपत्ति, पिता से हमारे नाम की संपत्ति को हम पैतृक संपत्ति कहते हैं। तो ये थी पैतृक संपत्ति अनुच्छेद 31 में और ये थी अर्जित संपत्ति अनुच्छेद 6 में। आगे देखते हैं समता का अधिकार अनुच्छेद से। समता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? समता का अधिकार है 14 से 18 तक। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण है, अर्थात कानून की नज़र में सभी लोग क्या हैं? बराबर होंगे। तो कानून की नज़र में क्या होंगे? सभी लोग, कानून की नज़रों में सभी लोग बराबर होंगे। कानून अमीर और गरीब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये अनुच्छेद हमारा कहता है 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कि कानून के समान भाई सभी लोग बराबर हैं। कानून ना कोई अमीर है, कानून के सामने ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, वहाँ सभी लोग बराबर हैं। वो किस जाति का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुच्छेद 14 ये समानता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। क्या है? भेदभाव का निषेध है। भेदभाव का निषेध है। भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव के प्रति निषेध है। अगला है पॉइंट है दुकानों, सड़कों, होटलों, सार्वजनिक आदि स्थानों पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो कोई भी स्थान हो, कोई भी सार्वजनिक स्थान हो, होटल हो, सड़क हो, दुकान हो, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म, इन सब के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। हम सभी लोग क्या हैं? समान हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है कि अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरियों, सरकारी नौकरी में सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे। तो लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन की समानता अनुच्छेद 16 में है। मतलब सरकारी नौकरियों में सबको अवसर मिलेगा। अवसर देते समय राज्य योग्यता का निर्धारण कर सकता है। योग्यता होनी चाहिए आपके अंदर, ना कि आप किस जाति से हैं, कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, इन सब के बारे में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो अगला है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का
अंत। एक मूवी देखा होगा आपने, दशरथ मांझी में जो वो हीरो होता है वो कहीं बाहर से कमा वमा के अपने गांव आता है, तो सरपंच को गले लगा लेता है। जब सरपंच को गले लगाने पर जब उसे पता चलता है कि वो मूसर जाति का है, तब सरपंच के लोग उसे लाठियों से बहुत मारते हैं, तो उसे कहते हैं छुआछूत। अब ये नहीं है आप किसी को छू सकते हैं, किसी को गले लगा सकते हैं, लेकिन वो तरीका सही होना चाहिए, नहीं तो फिर मूवी का हाल भी हो सकता है। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत। क्या है? अर्थात छुआछूत। अगला है अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है। इनमें निम्न आधार हैं, जैसे शिक्षा द्वारा शिक्षा द्वारा शिक्षा के द्वारा और जन जागरण द्वारा, सम्मेलन आयोजित करके, कानून बनाकर। अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? याद रखना, किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। संसद के पास है। संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया। कब पारित किया? कौन सा अधिनियम अस्पृश्यता से संबंधित है? अधिनियम 1955। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, जैसे पुरस्कार उपाधि की श्रेणी में नहीं आता है। क्या? पुरस्कार उपाधि की श्रेणी में नहीं आता है, तो उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। राज्य शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकते हैं, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। जैसे ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, तो ब्रिगेडियर हम लगा सकते हैं, सूर्यदेव सिंह के आगे ब्रिगेडियर लगा सकते हैं। तो वही कहता है शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं दी जाती है। तो ये कहते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के कुछ और पॉइंट हैं, जैसे कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक क्या होगा? किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा। कोई विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर है, किसी विदेशी राज्य से कोई भी पुरस्कार या भेंट राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकता है। उसकी किसकी अनुमति होनी चाहिए? अगर उसको पुरस्कार लेना है तो हमारे राष्ट्रपति जी की अनुमति होनी चाहिए। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। तो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है? वाक की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता। यदि आप बोल सकते हैं तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, प्रश्न उत्तर दे सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। ये सभी चीज़ें किसमें है? अनुच्छेद 19 में है। तो अनुच्छेद 19 के सभी पार्ट पढ़ लेते हैं। जैसे 19 का काम में क्या है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19 के काम में है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसे प्रेम नहीं, प्रेस या समाचार पत्र की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता, यह भी हम बताए हैं। बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, विचार देने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, जानने की स्वतंत्रता, ये सभी किसमें है? अनुच्छेद 19 के काम में है। अनुच्छेद 19 के काम में है। अगला अनुच्छेद है 19 का खा। 19 का खा कहता है यदि आप बोल सकते हैं, यदि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आप शांतिपूर्ण रहकर कोई सभा बनाकर उसमें कुछ बोल सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोल सकते हैं। तो ये क्या किसमें कहता है? अनुच्छेद 19 के खा में। हम बोल सकते हैं तो सभा बनाकर भी बोल सकते हैं, वो भी अच्छी अच्छी बातें सम्मेलन कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 19 के काम में है। दूसरा क्या है? यदि आप शांतिपूर्वक सभा बना सकते हैं तो संघ भी बनाने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 का गा कहता है यदि अनुच्छेद 19 का का बोलने का, अनुच्छेद 19 का खा जब हम बोल सकते हैं तब सम्मेलन भी कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं सम्मेलन करके। तो जब सम्मेलन कर सकते हैं तो अपना संघ भी बना सकते हैं। जब संघ बना सकते हैं तो भारत में भ्रमण कर सकते हैं, तो भ्रमण कर सकते हैं। जब घूम सकते हैं तो कहीं रह भी सकते हैं। तो अनुच्छेद के गामा है संघ बनाने का। अनुच्छेद 19 का खामा है भ्रमण करने का। अनुच्छेद 19 का खा कहता है कि भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। अगर आप भ्रमण कर सकते हैं तो अनुच्छेद 19 का अंगा कहता है कि आप कहीं भी बच सकते हैं। अनुच्छेद का छा कहता है कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता है। ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत याद रखनी है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत याद रखनी है। तो अनुच्छेद 19 को हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 19 का का कहता है कि हम बोल सकते हैं। अनुच्छेद 19 का खा कहता है अगर आप बोल सकते हैं तो सम्मेलन भी कर सकते हैं। और अनुच्छेद 19 का खा हो गया। अनुच्छेद 19 का गा कहता है जब आप बोल सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, तो आप संघ भी बना सकते हैं। अनुच्छेद 19 का गा कहता है और घा कहता है
कि भारत में भ्रमण कर सकते हैं। अंगा कहता है जब भ्रमण कर सकते हैं तो कहीं बस भी सकते हैं। और छा कहता है कि कोई भी रोजगार कर सकते हैं। जब बसेंगे, खाएंगे, पिएंगे, क्योंकि जब रोजगार करेंगे तभी तो पैसा आएगा, तो हम कहीं भी रोजगार कर सकते हैं, अनुच्छेद छा कहता है। अगला देखते हैं पॉइंट, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 20 अनुच्छेद 20 सॉरी अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए संरक्षण। आगे देखते हैं पॉइंट में क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक वो किसी कानून का उल्लंघन ना करे। अनुच्छेद 20 कहता है आपको तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक आप किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, तो आपको तब तक दंडित नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, उस व्यक्ति को वही दंड दिया जाएगा जो उस कानून के उल्लंघन पर निर्धारित है। यदि आपने आज मर्डर कर दिया है, आपको मर्डर करने की सज़ा, यदि आपको मर्डर करने की सज़ा 1 साल है और आपके मतलब 10-12 साल बाद अगर उसी मर्डर की सज़ा फांसी हो जाती, तो आप आज ही मर्डर किए हैं तो आज की ही सज़ा उसी साल में दी जाएगी। तो यही कह रहा है, उस व्यक्ति को वही दंड दिया जाएगा जो उस कानून के उल्लंघन पर निर्धारित है। अदर मर्डर की सज़ा 302 के अंतर्गत आती है धारा, बस वो आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिए थे। तो अगला है, एक बार कानून का उल्लंघन करने पर एक ही बार दंड दिया जाएगा, एक से अधिक बार नहीं। ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना ये सारे पॉइंट। एक बार कानून का उल्लंघन करने पर एक ही बार दंड दिया जाएगा, उस व्यक्ति को वही दंड दिया जाएगा जो उस कानून के उल्लंघन पर निर्धारित है। अगला है, किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक वो किसी कानून का उल्लंघन ना करे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, नोट है, महिला संरक्षण 15(3), ओबीसी, एससी एसटी, शिक्षण संस्था, आर्थिक आधार 10% आरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार निम्न मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। जैसे अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, जैसे शादी करने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, शादी करने का अधिकार है, निजता का अधिकार है, गोपनीयता का अधिकार है। आप कोई बात नहीं बताना चाहते मत बताइए, हमारा अधिकार है। दूसरा चिकित्सा पाने का अधिकार है। चौथा शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। और पांचवा है प्रदूषण मुक्त जल पीने का अधिकार, आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, फुटपाथ पर व्यापार करने का अधिकार, फांसी में विलंब का अधिकार। ये सारी चीज़ें हैं अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 का क्या कहता है? अनुच्छेद 21 का संबंधित है शिक्षा के अधिकार से। शिक्षा का अधिकार मतलब 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। किसमें ये कहा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। अनुच्छेद नंबर 22 देखते हैं। अनुच्छेद 22 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक कानून से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक कानून से संरक्षण। तो अगला पॉइंट क्या है 22 के अंतर्गत? कुछ देखते हैं। अनुच्छेद 22 में है, किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं गिरफ्तार किया जाएगा जब तक वो कानून का उल्लंघन ना करे। व्यक्ति को गिरफ्तार का कारण बताया जाएगा तथा उसे मनपसंद वकील करने की अनुमति दी जाएगी। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार की तिथि से 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। रास्ते में लगा वक्त नहीं जोड़ा जाएगा। यदि आप गाड़ी से जा रहे हैं, आपकी गाड़ी पंचर होगी, तो ये नहीं होगा कि आपको मतलब 24 घंटे पूरे हो गए तो आपको वहीं से वापस ले लिया जाएगा। नहीं, आपको रास्ते के समय वक्त नहीं जोड़ा जाता है, तो 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अगला है, इन 24 घंटों में वो समय नहीं जोड़ा जाएगा जो पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में लगा हो। यदि आप जा रहे हैं, जो समय जाते वक्त लगता है वो समय नहीं जोड़ा जाता है। अगला है 3 क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 तक। तो अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यवहार, बेगार तथा बलात्श्रम का निषेध। ये अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। ये अधिकार जो है नागरिक को भी प्राप्त है और गैर नागरिक को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे उद्योगों में काम करने पर प्रतिबंध है। तो अनुच्छेद 23 बलात्श्रम से संबंधित है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी कारखाने में काम पर नहीं लगा सकते हैं, ये अनुच्छेद 24 कहता है। अनुच्छेद 23 कहता है बलात्श्रम का मतलब होता है आप किसी से काम करवाएं तो आपको उसे पेमेंट देना होगा, पैसा देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप काम करवा लें और उसे पैसा न दें, ये बलात्श्रम से संबंधित है। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म के अभ्यास तथा प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के अनुसार सिखों को कर्पण धारण करने और लेकर चलने का अधिकार है। सिखों को कर्पण धारण करने
और लेकर चलने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 25 के तहत है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। कोई भी धार्मिक रूप से संगठित हो सकता है, कोई भी धार्मिक रूप से संगठित हो सकता है और संपत्ति खरीद सकता है। अगला पॉइंट है खरीदी गई संपत्ति की देखरेख कर सकता है। अनुच्छेद 27 कहता है, अनुच्छेद 27 में है किसी विदेश धर्म के विकास के लिए करों से छुटकारा प्रावधान है, छुटका प्रावधान है। अनुच्छेद 28 कहता है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 कहता है, अनुच्छेद 28 के कुछ पॉइंट है जैसे सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों से पूछकर, यदि बच्चे छोटे हैं तो माता पिता से पूछकर। अगला है लेकिन न्यास के विद्यालय में, ट्रस्ट के विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अगला है 5वां नंबर क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तक है। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। मतलब संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा धर्म और भाषा के आधार पर दी गई है, धर्म और भाषा के आधार पर दी गई है। अगला पॉइंट है जो धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं, बहुत कम है, वे लोग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति कल्चर को नष्ट होने से बचा सकते हैं। वर्तमान समय में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया गया है। पहला मुस्लिम, फिर बौद्ध, फिर जैन, फिर सिख, फिर ईसाई, फिर पारसी को। अगला है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार है। मतलब धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय स्कूल खोल सकता है और उसकी देखरेख कर सकता है। ये कहता है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30। अगला है छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। कहा किसने है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जाया जाता है। तो किसके अनुसार आप सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं? अनुच्छेद 32 के अनुसार। अनुच्छेद 32 के अनुसार मौलिक अधिकार को दिलाने के लिए 5 प्रकार की रिट या याचिका दायर जारी करता है। मौलिक अधिकार को दिलाने के लिए 5 प्रकार की रिट या याचिका जारी करता है। याचिका का अर्थ होता है आदेश या प्रलेख या लेख। याचिका का मतलब होता है आदेश देना, प्रलेख या लेख देना। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, एक पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, इसका मतलब होता है बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। दूसरा है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। दूसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। उत्प्रेषण का मतलब होता है पूर्णतया सूचित कीजिए, पूर्णतया सूचित कीजिए। अगला है 5वां है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है आपका अधिकार क्या है। ये कुछ पॉइंट थे, ये हमारा भाग 3 था जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।